नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय को जोरदार सफलता मिली। अभी तक तो वो बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार थे, लेकिन अब वो पॉलिटिकल सुपरस्टार हो चुके हैं। अपने दम पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती। सबसे बड़े दल के तौर पर उनकी पार्टी टीवी के उभरी। हालांकि वो बहुमत से थोड़ी दूर है। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन भी देने का ऐलान किया है, जिसके पास 5 विधायक हैं। हालांकि फिर भी बहुमत से 6 सीटें जो हैं वो दूर हैं। लेकिन राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने सरकार बनाने के लिए क्लेम भी किया है। लेकिन राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से 2 बार मुलाकात वो कर चुके हैं। वो कह रहे हैं 118 की संख्या के साथ आने के लिए, जो कि बहुमत के लिए जरूरत है। अब सवाल उठता है कि विजय ये संख्या कहां से जुटाएंगे, और आखिरकार सबसे बड़े दल होने के बावजूद राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए न्योता क्यों नहीं दे रहे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जी जुड़ चुके हैं, और उनसे समझते हैं कि संवैधानिक पहलू क्या है, राजनीतिक पहलू क्या है, और क्यों राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने से रोक रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें जल्द बुला रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। मैंने इंट्रो में कहा सर थोड़ा लंबा, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो सबसे बड़े दल हैं, बहुमत से कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया है। फिर भी राज्यपाल क्यों इस तरीके से रुकावट डाल रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, चुनाव हुआ, उसमें एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर विजय की पार्टी उभर के आई। 108 विधायक उनके चुन करके आए हैं। 118 बहुमत का आंकड़ा है, तो 108 नहीं मान करके 107 की अगर आप बात करें, क्योंकि थलपति विजय जो हैं वो 2 सीट से जीते हैं, तो एक तो सीट उनको खाली करनी पड़ेगी, तो 107 का आंकड़ा उनके पास है, और 118 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है जो उनके पास होना चाहिए एक स्थिर सरकार देने के लिए। तो आंकड़ों पर कोई बहस नहीं है, आंकड़े साफ हैं। मसला यह है कि राज्यपाल क्यों एक जो सिंगल लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने क्यों नहीं देना चाह रहे, या क्यों नहीं दे रहे हैं, उसकी आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसमें देखिए मनीष जी, पहली चीज तो ये कि जिस तरह से जो रुख गवर्नर साहब ने, राज्यपाल साहब ने अपनाया है, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। क्योंकि मेजॉरिटी प्रूव करना, लोक भवन, जो पहले राजभवन कहलाया करते थे, गवर्नर हाउस, वहां रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप अपनी मेजॉरिटी, कोई भी दल या कोई फॉर्मेशन, अलायंस, कोलिशन, लोक भवन में जाकर के मेजॉरिटी प्रूव करे। मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए एक ही जगह है, एक ही स्थान है, वो है विधानसभा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स इसके ऊपर दिए हैं। हर बार यही बात रखी गई है कि जो मेजॉरिटी है वो जाकर के असेंबली में प्रूव करनी है। अब सवाल कहां उठता है, आपने जो जिस चीज से शुरू किया कि गवर्नर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या गवर्नर को यह नहीं पता कि संवैधानिक जो पोजीशन है वो क्या है इस मामले में? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर गवर्नर साहब को नहीं भी पता हो, खुद उनके अपने लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उन्होंने उनको एक राय मशवरा दिया होगा कि भाई ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आपको काम करना है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर यहां 5 कांग्रेस के विधायक ना होकर के, वो जो एक विधायक चुन करके आए हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो होते और उनके साथ बीजेपी के कोई और घटक दल होते जिन्होंने विजय को अपना समर्थन दिया होता, तो ये परेशानी नहीं आई होती। क्योंकि ये आपने पिछले 12 सालों में लगातार देखा होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं बन पा रही है, जहां भाजपा सरकार में भागीदार नहीं है, वहां गवर्नर्स का इस्तेमाल करके तरह तरह की गैर संवैधानिक परेशानियां, परिस्थितियां खड़ी करते हैं।
वही तमिलनाडु में आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिक सिचुएशन वहां पर है। अब इसमें आज दोबारा से गवर्नर साहब ने विजय को ये कहा है कि आप पहले मेरे सामने अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, उसके बाद मैं आपको वक्त दूंगा ओथ का और असेंबली का। तो ये पूरी तरह से एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक व्यवस्था बनाई जा रही है, और उस पर जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के अब टीवीके के जो समर्थक हैं वो धरने पे बैठे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पूरा एक राज्यव्यापी आंदोलन करेगी अगर जल्द से जल्द, शीघ्र ये ओथ का और मेजॉरिटी प्रूफ करने का रास्ता साफ नहीं होता। जो बाकी के विपक्ष के जो दल हैं जिन्होंने अभी तक समर्थन नहीं दिया है विजय को, उनमें वाम दल शामिल हैं, सीपीआई, सीपीएम, जिनके पास 2-2 विधायक हैं, वीसीके शामिल है जिसके पास भी 2 विधायक शामिल हैं। इन तीनों पार्टीज ने भी ये बात कही है कि कोई रोक नहीं लगनी चाहिए गवर्नर की तरफ से, और जो मेजॉरिटी प्रूव करने का सवाल है वो आप असेंबली में करवाइए, वहां ये चीज सेटल की जाएगी, गवर्नर हाउस में नहीं की जाएगी। एक आपके पास में इस चर्चा को जी। करने से पहले आ रहा था, तो एक खबर ये भी हमने देखा कि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ये कल आपस में ये बैठक करने वाले हैं समर्थन को लेकर। हालांकि एक जो पहलू पुनीत जी ये उठ रहा कि विधानसभा में कई ऐसे विधायक हो सकते हैं जो कि एब्सटेन कर जाएं, और होता भी है, लोग एब्सटेन कर जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा इतनी जल्द चुनाव में राज्य को झोंका जाए, पब्लिक एक्सचेकर पर इतना बड़ा भार डाला जाए। राज्यपाल के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा-सा आप बताएँ कि ये राज्यपाल हैं कौन? राजेंद्र अर्लेकर, और क्योंकि उनके पास 2 राज्यों के प्रभार हैं, तमिलनाडु और केरल। इनका बैकग्राउंड क्या है सर? देखिए, जैसे एक गजपति राजू साहब को छोड़ दें अगर आप, जो भी गवर्नर बनाए गए हैं अभी साल भर पहले, उनके अलावा ज्यादातर जो गवर्नर्स आज की तारीख में हैं वो सारे भाजपा और संघ की पृष्ठभूमि वाले हैं। तो अर्लेकर साहब भी वही हैं, भाजपा संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए एक राज्यपाल, जिन्हें हाल ही में तमिलनाडु की कमान का राजभवन जो है वो दिया गया है। उसके पहले आर एन रवि साहब थे, और आर एन रवि साहब जब राज्यपाल थे तो क्या कुछ नहीं हुआ तमिलनाडु में, वो सबके सामने है। तो अर्लेकर साहब का इसमें देखिए, उनकी अपनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि वो अब जो कर रहे हैं वो क्या किसी राज्यपाल के संवैधानिक जो उनका दायरा है उसके अंदर वो ठीक बैठता है या नहीं। यहां देखिए, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो क्या है, चुनाव के नतीजे आने के बाद में 3 पॉसिबिलिटी होती है सरकार प्रूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस पे जजमेंट्स आ चुके हैं, सरकारिया कमीशन की उस पर बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट है। कई बार ये चीज, यही सवाल बार बार उठा है जब इस तरह के गवर्नर्स ने कोई परेशानी उत्पन्न करी है नई सरकार के लिए। तो 3 व्यवस्थाएं हैं जो दी गई हैं सरकार बनाने के लिए। पहली व्यवस्था है कि अगर कोई प्री पोल अलायंस है, जैसे मान लीजिए डीएमके का जो अलायंस था या एआईएडीएमके का जो अलायंस था, क्योंकि विजय का कोई अपना अलायंस नहीं था, उन्होंने पूरा चुनाव अपने दम पर लड़ा। तो अगर कोई प्री पोल अलायंस है और उस प्री पोल अलायंस के पास नंबर्स हैं, मेजॉरिटी है, या एज अ प्री पोल अलायंस वो सिंगल लार्जेस्ट फॉर्मेशन है, तो पहले राज्यपाल उसे बुलाएगा। सरकार का एक, जो कहते हैं कि स्टेकिंग क्लेम, कि सरकार हम बनाना चाहते हैं, तो पहले प्री पोल अलायंस को बुलाइए। अगर कोई प्री पोल अलायंस नहीं है जो उस सिंगल लार्जेस्ट के आंकड़े तक पहुंचा है, लेकिन पोस्ट पोल कोई अलायंस है जो उस पर पहुंच चुका है और उसने गवर्नर से इस बात की मांग रखी है कि हमें सरकार बनाने का न्योता दीजिए, या गवर्नर ने स्वयं अपनी तरफ से उन्हें इनवाइट किया हो,
तो दूसरा ऑप्शन फिर आता है। और तीसरा ऑप्शन यह है कि ना प्री पोल अलायंस के पास नंबर्स हैं, ना पोस्ट पोल अलायंस के पास नंबर्स हैं, और इन दोनों में से किसी भी अलायंस ने या फॉर्मेशन ने गवर्नर से यह मांग भी नहीं रखी है कि हम सरकार बनाएंगे और हमें आप न्योता दीजिए। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये तीन ही व्यवस्थाएं हैं, इनके अलावा चौथा कोई और व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, प्री पोल किसी भी अलायंस के पास आंकड़ा नहीं है। डीएमके का जो अलायंस था, अगर आप मान भी लीजिए कि कांग्रेस अभी भी उसके अंदर होती, जो अब नहीं है, उन्होंने कह दिया है कि हम टीवीके के साथ हैं, तो आप 63 के आसपास या नंबर्स थे, 67 के आसपास शायद नंबर, 67 या 68 थे शायद, 64। हाँ, तो वो कुछ 60-65 वाला आंकड़ा था। 118 से बहुत दूर हैं आप, सवाल ही नहीं उठता। एआईएडीएमके का जो अलायंस है वो उसके भी बहुत पीछे था, वो 50 के आसपास के आंकड़े थे उनके, 52-53 के आसपास उनका आंकड़ा था, वो भी सवाल नहीं उठता। तो प्रीपोल अलायंस वाली जो व्यवस्था है वो आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए। फिर पोस्ट पोल अलायंस, वो भी यहां नहीं है, उसके पास भी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। किसी ने अभी तक गवर्नर को यह नहीं लिखा है कि साहब एआईएडीएमके की तरफ से या डीएमके की तरफ से कि हमारे पास ऐसा आंकड़ा आ गया है, हमने लोग जुटा लिए हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो फिर तीसरा ही एक ऑप्शन रह जाता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप बुलाएं। तो अगर कांग्रेस ने समर्थन नहीं भी दिया होता 5 विधायकों का, तो भी इस परिस्थिति में जहां कोई और क्लेमेंट नहीं है पावर का, किसी और ने स्टेक नहीं किया है सरकार बनाने के लिए, एक ही दल है जिसके पास जो बहुमत से 10-11 सीट पीछे रह गया है। गवर्नर की संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको बुलाना, और एक ही पावर गवर्नर के पास यहां है संवैधानिक तौर पर कि आप उस दल को बुलाएं, उनसे कहें कि साहब आप अगर सरकार बनाने को अगर आप राजी हैं तो चिट्ठी दीजिए, उसके बेसिस पर आप ओथ लेंगे, ओथ लेने के बाद में आपको वक्त दिया जाएगा अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का। वहां राज्यपाल साहब के पास डिस्क्रेशन है, वो 1 दिन का वक्त भी दे सकते हैं, 1 हफ्ते का वक्त भी दे सकते हैं, 2 हफ्ते का वक्त भी दे सकते हैं। आमतौर पे 2 हफ्ते का वक्त दिया जाता है, और टीवी के वही डिमांड कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी ये डिमांड रखी गई है कि आप 2 हफ्ते का वक्त दे दीजिए और फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि फ्लोर टेस्ट, जैसा मैंने पहले कहा, कि वो सिर्फ विधानसभा के अंदर हो सकता है। कल विजय ने क्लेम किया, सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को पत्र सौंपा। आज फिर राज्यपाल ने उनको बुलावा भेजा, उनसे मुलाकात की, और अभी भी कहा जा रहा है कि आप 118 आंकड़ा जो है, एक लेटर हमें दे दीजिए। विजय के पास आप क्या देखते हैं, उनके पास क्या विकल्प यहाँ से बचते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि अभी स्थिति एकदम साफ नहीं हुई है, अभी वो 112 तक पहुंचे हैं, ठीक है, पर मेरा ऐसा मानना है कि आज शाम तक नहीं तो कल किसी वक्त 6 विधायक, 4 वाम दलों के और 2 वीसीके के, वो अपना समर्थन विजय को दे मुस्लिम लीग भी दे सकती है। तो अगर मुस्लिम लीग भी दे देती है तो ये नहीं है कि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तक पहुंच रहे हैं, पर एक कंफर्टेबल बेसिक वर्किंग मेजॉरिटी 119 विधायकों की आपके पास होगी। तो वो स्थिति मुझे लगता है या तो आज देर शाम तक या कल तक हो जाएगी, क्योंकि जो वामदलों के नेता हैं उन्होंने, और वीसीके के भी जो नेता हैं उन्होंने, सबने ये बात सार्वजनिक तौर पर कही है कि विजय ने हमें चिट्ठी लिखी है, हमसे समर्थन मांगा है, क्योंकि वामदल जो हैं वो तो एक नेशनल लेवल की लीडरशिप भी है, स्टेट लेवल की भी लीडरशिप है उनकी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी स्टेट लीडरशिप से उनकी राय पूछी है, उसके बाद केंद्रीय लीडरशिप सीपीआई की, सीपीएम की इस पर चर्चा करेगी और फिर तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए। मुझे जहां तक जानकारी है मनीष जी, तो वो ये है कि अभी हाल में जो चर्चा दोनों वाम दलों में हो रही है वो ये है कि समर्थन हम देंगे, क्योंकि हमें एक सेक्युलर फॉर्मेशन
मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि मैंडेट विजय के लिए है साफ तौर पर, उस मैंडेट की पूरी रिस्पेक्ट करते हुए हम एक सेक्युलर फॉर्मेशन को, जिसमें बीजेपी या उसके कोई भी कम्युनल घटक दल ना हो, एक सरकार बनाने की मदद हम करें। उसमें अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दोनों वामदल और वीसी के सरकार में शामिल होना चाहेंगे या सिर्फ बाहर से समर्थन देना चाहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि राज्यपाल उनको नहीं बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए, कानूनी तौर पर उनके पास क्या विकल्प उसके बाद बचते सुप्रीम हैं? कोर्ट में आप चैलेंज कीजिए कि गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव कर रहे हैं, और कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। मुझे तो याद आता है कि जी। शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति ने जी। न्योता दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, और वो जी। जो एपिसोड है 13 दिन में सरकार गिरने वाली। जी, नहीं देखिए, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था वैसी है, आप गवर्नर की या सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की भी ये अथॉरिटी नहीं है कि आप ये तय करें कि मेजॉरिटी है या नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, अथॉरिटी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तीन, ये जो मैंने मापदंड आपको बताए, बिल्कुल। प्री पोल, पोस्ट पोल या सिंगल लार्जेस्ट लार्जेस्ट, पार्टी। इन तीनों में से किसी को बुलाएं, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि ये तीन फॉर्म ऑप्शंस मेरे पास हैं, इन तीनों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन ये हो सकता है, जो प्रथम दृष्टिया आपको साफ तमिलनाडु में नजर आ रहा है कि एक ही विकल्प अभी है, जो है विजय का विकल्प, की 108 सीट बहुमत के आंकड़े से बहुत कम फासला है। आप उनको बुलाइए और उन्हें वक्त दीजिए मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। एक जो नैरेटिव कल से चल रहा, और आपने जी। भी देखा होगा, ये लगातार कहा जा रहा है कि एआईडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाए, और बीजेपी यहाँ से शायद वो उन दोनों के अलायंस के लिए ब्रोकरेज का काम कर रही है। ये कहाँ तक सच्चाई है, या ये एक फेक, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों धुर विरोधी हैं। एक बीजेपी की पार्टनर है, एक अपने आप को सेकुलर बताती है। देखिए मनीष जी, क्या है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, चुनाव और राजनीतिक उथल पुथल और ये सब, तो एक वो एक त्योहार होता है जिसमें पतंग उड़ाई जाती है, मकर बिल्कुल, संक्रांति मकर संक्रांति में। के तो ये राजनीतिक मकर संक्रांति है कि अभी आप तरह तरह की पतंगे उड़ाइए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन इनमें आपको ये भी देखना होगा क्योंकि एआईडीएमके के कई विधायकों को पुडुचेरी शिफ्ट किया गया है। हाँ, और लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से विलंब हुआ फॉर्मेशन में, तो हॉर्स ट्रेडिंग फिर शुरू हो जाएगी वहां। बिल्कुल वो बात आपकी सही है, और इस तरह की बातें तमिलनाडु से सुनने को मिल रही हैं। वहाँ के लोग, पत्रकार, राजनीतिक नेता सब कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर तमिलनाडु, अगर एआईएडीएमके हो या डीएमके हो, या जिस तरह से कांग्रेस ने पक्ष बदला, डीएमके का साथ छोड़ करके विजय के साथ आ गए, एक सत्ता में रहने की लालसा नेताओं में होती है, और जायज भी है शायद कुछ हद तक। तो एआईएडीएमके का एक धड़ा हो सकता है जो ये समझ रहा हो कि भाई अब 5 साल और विपक्ष में बैठे तो शायद जो थोड़ी बहुत जमीन हमारी बची है वो भी चले जाएगी, तो इससे अच्छा भले ही पार्टी टूटती है तो टूट जाए, लेकिन कम से कम हम जाके समर्थन दे देंगे और सरकार में हमें हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। पर जो दूसरी बात आपने जो पहले जो बात जो कही कि एआईएडीएमके और डीएमके साथ मिलके सरकार बना ले, देखिए राजनीति में वैसे तो आमतौर पे कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तमिलनाडु की जो राजनीति है वो हमेशा से, मतलब जब से ये दोनों पार्टीज आमने सामने आई हैं, ये दोनों पार्टीज के बीच में तमिलनाडु की राजनीति बटी रही है। और जब विजय सिंगल लार्जेस्ट टीवी के बन करके आई, तो आपने कई हेडलाइंस और न्यूज़ रिपोर्ट्स और एनालिसिस देखे होंगे, जिनमें हर एक में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये कि तमिलनाडु की जो ये डुओपली है,
जो ये बाइनरी है एआईए डीएमके डीएमके की, इसको तोड़ने में विजय कामयाब हुए हैं। तो उस स्थिति में अब आप अगर ये सोचें कि जो इतना एक ऐसा राज्य जो एआईए डीएमके जिसकी राजनीतिक परिभाषा ही एआईए डीएमके और डीएमके के दो खेमों में बटी हुई हो, और इतना उसमें एक ध्रुवीकरण हो उनके बेस में, उनके काडर में, उनकी राजनीति में, उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण में, वो दोनों ही साथ आ जाएं सिर्फ इसलिए कि हमें विजय को सरकार में नहीं रहने देना। तो पहली चीज तो मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। दूसरी चीज, अगर ऐसा होता भी है तो आप ये मान लीजिए, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जो अपना निर्णय लेता है वो अपना निर्णय अपने भविष्य की परिस्थितियां, पॉलिटिक्स और प्रोजेक्शंस और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेता है। ये जो मैंडेट तमिलनाडु में आया है ये क्लियरली विजय के लिए एक मैंडेट, उनकी विचारधारा अभी लोगों को साफ तौर पे नहीं पता, वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉमिस है। उस प्रॉमिस के लिए ये मैंडेट है। अगर इस मैंडेट को एआईए डीएमके और डीएमके दोनों मिलके, जिस तरह जो ये पतंगे उड़ाई जा रही हैं, अगर दोनों मिलके उस मैंडेट को कुचलने की कोशिश करेंगे तो अगली बार या इस स्थिति में कभी अगर मिड टर्म का चुनाव होता है, मान लीजिए अगर अज्यूम करके हम चलें कि सरकार बना लेते हैं ये दोनों दल मिलके, लेकिन सरकार ज्यादा नहीं चलती और मिड टर्म हो जाता है या पूरे 5 साल चलती है और उसके बाद में कोई चुनाव होता है, तो आप ये मान लीजिए कि दोनों पार्टी साफ हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह का एक ग्राउंड स्वेल विजय के लिए आपको तमिलनाडु में देखने को मिला। और उसका एक उदाहरण, हालांकि हुबहू वैसा नहीं, पर एक उदाहरण है दिल्ली, जहां विजय की ही तरह आम आदमी पार्टी उभर करके आई 2013 के चुनाव में और बहुमत के आंकड़े से कम रह गई, लेकिन उस वक्त राज्यपाल ने उनको, उपराज्यपाल ने उन्हें बुलाया और कहा कि सरकार बनाइए। और कांग्रेस जिसके खिलाफ पूरी, वो आंदोलन ही कांग्रेस के खिलाफ था जिससे आम आदमी पार्टी उभर के आई, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि क्योंकि हम नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार में काबिज हो जाए आम आदमी पार्टी के साथ, हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि हमें ही हटा के सरकार बना रहे हैं, और सिर्फ हमें दिल्ली से नहीं हटाया, बाद में पता चला देश से भी हटाने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी उस आंदोलन की जिससे आम आदमी पार्टी निकल करके आई। अब उसमें हुआ क्या, 80 दिन बाद जब वो सरकार गिरी आम आदमी पार्टी की 2013 की, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया 15 महीने तक, दोबारा जब चुनाव हुआ 2015 का जब चुनाव हुआ, तो कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस ने समर्थन दिया था कि भाई बना लो सरकार, कांग्रेस साफ हो गई शून्य पे, और अब आज तक शून्य पे ही है। पिछले मतलब अब 11 साल हो गए हैं, आज तक शून्य पे। वही हाल एआईए डीएमके और डीएमके का होगा अगर आप आम आदमी पार्टी इस स्थिति में टीवीके की पॉलिटिक्स को अंडरमाइन करने की कोशिश। मैं आपके पास आ रहा था तो पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि राज्यपाल को बिल्कुल ये गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर विलंब हुआ अगर 2 दिन और टला, तो क्या आपको लग रहा है कि विजय, अब क्योंकि कांग्रेस का उनको समर्थन हासिल है, कांग्रेस के पास लीगल जो फोर्स है वो पूरी देश इस बात को समझता है, तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस लीगल तौर पे उनकी मदद के लिए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंचेगा? निसंदेह, बिल्कुल। आप ये मान के चलिए, देखिए ऑलरेडी जो कांग्रेस के या कांग्रेस की विचारधारा वाले जो बड़े नामी गिरामी वकील हैं, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, या तमिलनाडु के से ही पी चिदम्बरम हो। हालांकि पी चिदम्बरम साहब खुद नहीं चाहते थे शुरुआती दौर में कि टीवीके और कांग्रेस का अलायंस हो, पर अब एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कह लीजिए या जो भी, वो मान गए हैं इस बात पे। तो चिदम्बरम साहब वो खुद बहुत बड़े वकील हैं, ये सब जो हैं रेडिली अवेलेबल हैं विजय को कानूनी राय देने के लिए, दे भी रहे हैं जैसी मेरी जानकारी है। और अगर नौबत आई कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तो आप देखेंगे कि इन्हीं तीनों में से कोई वकील उस केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी जिरा कराएगा। तो हम इसका इंतजार करेंगे पुण्य जी कि क्या होता है, क्या राज्यपाल
को ये सद्बुद्धि आती है कि देश में इस तरीके का संवैधानिक संकट खड़ा न हो। तो जैसा कि पुनीत निकोलस यादव जी ने विस्तार से आपको बताया, प्रेसिडेंस भी बताया 2013-15 का, और साथ ही साथ इतिहास भी है 90 के दशक का, और बाद में भी किस तरीके से जो ऐसे दल जिनके पास बहुमत रहा है उनको भी सरकार बनाने का न्योता दिया गया है, भले ही वो लार्जेस्ट पार्टी रही हो, और अल्पमत की सरकार चली भी है देश में। नरसिम्हा राव की सरकार एक उदाहरण 1991 में। तो हमारी चर्चा थी, देखते हैं राज्यपाल जो है राजेंद्र अर्लेकर वो क्या निर्णय लेते हैं, पूरे देश की निगाहें उन पर है। आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, देखते हैं कब तक थलपति विजय जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते हैं जिस तरीके का उनको मैंडेट मिला है। तो आज ये चर्चा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पुनीत निकोलस यादव जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।